न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालों पर दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा है और इसी बीच एक चर्चा फिर गर्म हो गई है। क्या एक बार फिर से हालात नेशनल लॉकडाउन के होने लगे हैं? क्योंकि कई राज्य अपने यहां पर संपूर्ण या फिर मिनी लॉकडाउन पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन कोरोना के हालात संभल नहीं पा रहे हैं और इसको लेकर एक्सपर्ट की भी अलग अलग राय है। PHFI बेंगलुरु के प्रोफेसर गिरिधर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नेशनल लॉकडाउन कोई रास्ता है, क्योंकि हम इस वायरस के फैसले के तरीके से हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि एपिसेंटर्स क्या है। जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु है, ऐसे में पूरे राज्य पर लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में सफल नहीं हो पाए हैं। लॉकडाउन शहर या फिर जिला स्तर पर ठीक है, हमें नंबर घटाने पर जोर देना चाहिए जिससे कि अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। लॉकडाउन से सिर्फ स्पीड कम होगी, लेकिन कंटेनमेंट मदद करेगा। उधर कर्नाटक सरकार की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर विशाल राव का कहना है कि लॉकडाउन आपको तैयारी का वक्त देता है, लेकिन लॉकडाउन के लिए भी तैयारी जरूरी है। अभी ऑक्सीजन डिमांड डबल हो गई है। कर्नाटक में लॉकडाउन का एक बड़ा संकेत भी दे दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। ऐसे में रणनीति में बदलाव की जरूरत है। और वहीं अगर इसी की बात करें, दिल्ली में डॉक्टर शाहिद जमील का कहना है कि नेशनल लॉकडाउन लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर पाबंदी की जरूरत है। हमने देखा है कि नेशनल लॉकडाउन से पिछली बार क्या हुआ था, कैसे हालात हुए थे। ऐसे में लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। लॉकडाउन का क्योंकि जो सीधा असर है वो तो दिहाड़ी कमाई पर पड़ता है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन इन सब के अलावा मुंबई में केयर रेटिंग्स के अलावा और चीफ इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब पिछली बार नेशनल लॉकडाउन लगा था तब काफी कम केसेस थे। लॉकडाउन लगाने का भी एक तरीका है, लेकिन सरकार के पास लोगों को राहत देने का दूसरा उपाय कोई नहीं है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि लोकल लॉकडाउन कोरोना की चेन को तोड़े। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने की वजह से कई राज्यों में अपने स्तर पर पाबंदियां लगी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में 15-15 दिनों की पाबंदी लगा दी गई है पहले ही। यूपी, एमपी में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में नेशनल लॉकडाउन की भी अटकलें लगातार लगाई जा रही है। तो नेशनल लॉकडाउन क्या लगेगा, ये बड़ा सवाल इस समय है और एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर हमें लॉकडाउन लगाना है तो हमें उसकी तैयारी करनी होगी, लेकिन हमारे देश की सरकार उतनी तैयार नहीं है ताकि लॉकडाउन लगा सके। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी उतनी मजबूत नहीं है ताकि पूरे देश को लॉक किया जा सके और हालात ऐसे ही चलते रहे। इसलिए यहाँ पर तैयारी बहुत बड़े स्तर पर करनी होगी। और ये भी सही है कि अगर आपदा बड़ी है तो तैयारियां बड़े स्तर पर करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसे हालात अभी देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आरबी उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। नेपाल सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि देश में हालात इस तरीके के बन चुके हैं, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि क्या नेशनल लॉकडाउन लग सकता है। अलग अलग एक्सपर्ट की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि नहीं लगना चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें तैयारियां बड़े स्तर पर करनी होंगी और कुछ का कहना यह है कि हमारे देश की तैयार नेशनल लॉकडाउन के लिए हमारे देश की जो सरकार है वो तैयार नहीं है। आपका रिएक्शन? देखिए, सरकार तैयार है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन जब 1 लाख केस आ रहे थे तब 30 दिन क्या 3 महीने का लॉकडाउन, तो आज जब केसेस 3.5 लाख से ऊपर हैं तब आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। यानी कोई प्लान नहीं है अभी तक, कोई तैयारी अभी तक नहीं है। और देखिए, मैं मानता हूं लॉकडाउन आखिरी विकल्प, लेकिन उससे जो दिक्कतें होती हैं वो भी कम नहीं है।
जो गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसको दिक्कतें होती हैं। लेकिन देखिए, सरकार का कर्तव्य है जान माल की सुरक्षा करना। आप देखेंगे यार 3.5 लाख से ऊपर केसेज आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि भाई हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, तो ऐसे में लोग मर रहे हैं। और तो और शमशान घाट में जगह नहीं है मरने के बाद। जी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में सरकारों को कठोर निर्णय लेने होंगे। और मोदी जी कहते थे भी कड़वी दवा है, कड़वी दवा पीढ़ी बनेगी। आज मुझे नहीं लग रहा कि भी उस तरह का कुछ भाषण या उस तरह का कुछ एडवाइजरी आ रही है। आज कहते हैं जान है, जहान है, सारी बात बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि हाँ हम पूरी तरह तैयार हैं। भाई कहाँ तैयार हैं, मुझे बता दें क्या तैयारी हमारे पास है। अगर तैयारियां हैं तो फिर बेड क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं, दवा क्यों नहीं, शमशान घाट में जगह क्यों नहीं है। तो तैयारियां बिल्कुल छोटी पड़ गई हैं। त्रासदी जिस तरह से महामारी का रूप धारण किया है, उसमें ये जरूरी हो गया है कि कोई ना कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। और वैसे ही राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन हो रहा है 15-15 दिन का। अभी दिल्ली में भी देखिए 1 हफ्ते का, फिर 1 हफ्ते और बढ़ा दिया। दूसरे स्टेट हैं वो भी कर ही रहे हैं। तो देखिए मजदूरों का तो जीवन यापन करना वहां भी दुभर हो रहा है। तो एक पॉलिसी मैटर बनाकर देखिए, बहुत बड़ा एक सुनामी कोरोना की है और इससे पार पाना इतना आसान नहीं है। हमारी जो तैयारियां हैं, कल मेरी बात हो रही थी, वो कहते हमने आर्मी लगा दी और भी सारे सरकार लगी हुई है, सारी सरकार लग रही है, सेना लग रही है, फिर भी मरीजों को कोई सहूलियत नहीं मिल पा रही है। अगर मान लीजिए बेड मिले, दवा मिले, ऑक्सीजन मिले, तो कहा जा सकता है कि भी तैयारियां हैं और तैयारियां पूरी हैं। कोई तैयारी नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकारों को कठोर निर्णय लेने होंगे। ये जो लीपापोती का काम चल रहा है, देखिए इससे संक्रमण की चेन नहीं तोड़ी जा सकती। और जब तक संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी, एक बार बिल्कुल ब्रेक नहीं होगी, तब तक काबू पाना असंभव होगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी नेशनल लॉकडाउन की भी सरकारों को रखनी चाहिए। ये बात अलग है कि जरूरत न पड़े तो न करें, लेकिन अगर महामारी विकराल रूप धारण करती है और कंट्रोल नहीं होती है, तो उसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचेगा। तो सरकारों को अपने स्तर पर ये दिमाग में रखना चाहिए और उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल। क्यों इस जी बिल्कुल। नेपाल सिंह जी, सर आपका रिएक्शन क्या कहता है, आपका मानना क्या कहता है? क्योंकि हमने पहले की तैयारियां भी देखी थी, इस बार की तैयारी भी थी, पहले के हालात भी हमने देखे थे, इस बार के हालात भी हमने देखे थे। ना सही सरकार पहले तैयार थी और ना ही सरकार इस बार तैयार है। देखिए काजल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की तैयारी कितनी है कितनी नहीं है ये एक अलग विषय है। लेकिन सरकार की, ना कि भारत सरकार, किसी भी सरकार की, किसी भी नेता की जो इच्छा शक्ति ऐसे कठोर समय में लड़ाई करने के लिए होती है, अपने जनमानस को बचाने के लिए होती है, वो कहीं नहीं दिख रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप ये देखिए, इतना बड़ा क्राइसिस है, इस पर हम सब ये इंतजार कर रहे हैं कि निर्णय कौन लेगा। यदि इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी सब चीज है, तो क्या प्रदेश सरकारें और ये प्रस्ताव नहीं दे सकती कि भाई इसमें सब लोग मिलके ये पॉलिसी बना लें। आप देखिए ना, 500 रुपए की वैक्सीन लगेगी, 600 रुपए की वैक्सीन लगेगी, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो रही है। 6000 रुपए की वैक्सीन आ रही है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही। कल तक कहते हैं वैक्सीन आने दीजिए, अरे 6000 की वैक्सीन आ रही, जो अफोर्ड कर सकता है वो लगवा सकता है। आप मुझे समझ नहीं आ रहा, अपोलो, गंगाराम, फोर्टिस, मैक्स, इतने बड़े बड़े अस्पतालों को हमने खरबों रुपए की जमीन फ्री में दी है, लेकिन क्या वो अपने प्लांट नहीं लगा सकते थे? ये हमारा फेलियर नहीं है? 1 करोड़ का प्लांट नहीं लगा सकते थे? कोई भी व्यक्ति इस पर बात नहीं कर रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट को एक इंटीग्रेटेड वे में लिया जाए,
यदि बड़े अस्पताल पैसा ज्यादा लगा सकते हैं तो उन पैसे के लिए इंपोर्ट करके ऑक्सीजन मंगानी चाहिए, वहां से सारा एयर लिफ्टिंग होनी चाहिए। यदि वो कॉस्टली पड़ रही है तो इन अस्पतालों को बियर करना चाहिए। और जो सरकारी अस्पताल दूर दराज के हैं उनके पास ऑक्सीजन वो पहुंचानी चाहिए जो गरीब लोगों के लिए बनी है या गरीब हमारे देश के लिए बनी है। इतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी राजनीति आ जा रही है। हर आदमी विज्ञापन पे लग रहा है, हर आदमी दूसरे के ऊपर लग रहा है। अरे मैं पूछता हूँ, दिल्ली में चलो दवाई नहीं दे पाए, दवाई ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, शमशान तो दे देते केजरीवाल जी। करोड़ों रुपए लगा के रोजाना ऐड देके उससे क्या निकल रहा है? नवीन पटनायक जी से सीखिए, नवीन पटनायक जी ने एक ऐड नहीं दिया, एक चर्चा नहीं करी, और वो दिन रात अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन दूसरे लोगों को भेज रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को भेज रहे हैं। हमारे पास इच्छा शक्ति कमी है। और अब ये प्रॉब्लम आ रही है, पिछली बार जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो सभी लोगों ने कहा नहीं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, देश की त्रासदी है, राहुल गांधी चिल्लाए, सोनिया चिल्लाए, सब लोग चिल्लाए। इस बार कोई बोले तैयार नहीं है, यहां तक बोलने तैयार नहीं है। एक संयुक्त मोर्चे के लिए, संयुक्त किसान मोर्चे के लिए एक अपील नहीं दी कि देखिए अभी क्राइसिस का समय है, हम आपसे अपील करते हैं कि अभी आप वापस चले जाएं और जैसे स्थिति सामान्य होगी आप अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। कल फिर कोई कोर्ट कहेगी कि किसान आंदोलन जो है इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए प्रशासन को हैंग कर दिया जाना चाहिए। आज चुनाव आयुक्त ने कहने कल तक कोर्ट क्या कर रही थी भाई? कल तक कोर्ट क्यों नहीं जगी थी? कल तक ममता ने क्यों नहीं कहा इस बात के लिए? मेरा प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्राइसिस की नहीं, जितनी ज्यादा राजनीतिक क्राइसिस हो गया है। पॉलिटिकल लोग इसमें मुद्दों में भी मुद्दे ढूंढ रहे हैं। ये एक देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। आरबी उपाध्याय जी, ये इसका एक बड़ा रीजन ये भी माना जा सकता है क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि हर मुद्दे पर राजनीति। कोरोना एक ऐसा मुद्दा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को सभी को साथ में आकर लड़ना चाहिए, जितना हो सके लोगों की जान को बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों की जान को नहीं बचाया जा रहा है। यहाँ पर बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, उधर कुंभ का आयोजन हो रहा है, मतलब रुक तो कुछ भी नहीं रहा है, कोरोना पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो राजनीति तो जाहिर सी बात है यही कहा जाएगा। देखिए, आपातकाल का समय है और ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और केंद्र अपनी जिम्मेदारी, जब फर्स्ट वेव आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर आकर जनता का हौसला अफजाई करते रहे और कठिन फैसले लिए। ये बात अलग है, कठिन फैसलों की आलोचना होती है, लेकिन जो कहते हैं ना कि भी मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि भी वो चुप रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें हटाया। माननीय मोदी जी से लोगों को उम्मीद हमेशा रहती है और लोग उनकी बात का अनुकरण करते हैं। देखिए, पिछले लॉकडाउन में समय समय पर उन्होंने लोगों को जो भी गाइडलाइन दी उन सबको पालन किया लोगों ने और पूरे तन मन धन से सहयोग किया। तो आज ऐसा देखिए, और मोदी जी को पहचाना जाता है कठिन फैसले लेने के लिए, लेकिन इस समय जो छवि उनकी खराब हुई है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोविड के ऊपर लगातार जा रही हैं और हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो देखिए, वहां कठिन फैसला लेने को जो उनकी पहचान है उसको बरकरार रखें। जिससे 370 पर फैसला लिया, राम मंदिर पर फैसला लिया, अभी कोविड की फर्स्ट वेव पे उन्होंने फैसला लिया। तो आम आदमी ये उम्मीद करता है कि इस समय संकट की घड़ी में उनको वो कठिन फैसले लेने की जो उनकी पहचान है उसको बरकरार रखना चाहिए। वो गांधी जी के बंदर की तरह जो लोग चुप बैठे रहे, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यहाँ इस समय बिल्कुल अपने आप को प्रूव करने का समय है। क्यों राज्यों के लोग और जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनका काम राजनीति करने का है। राज्य का काम अपना काम है, केंद्र का अपना काम। हर व्यक्ति बजाय एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के अपनी जिम्मेदारी ले। अब मुझे बता दें, कोई जिम्मेदारी ले रहा है? मैं अस्पताल गया, अस्पताल में भर्ती हो गया और वहां न बेड मिला, न मुझे दवा मिली, न ऑक्सीजन मिली और मैं अस्पताल में मर गया। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और तो और लाश में मरने के बाद शमशान घाट पर भी मुझे जगह नहीं मिली। कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर सभी पल्ला झाड़ लेंगे, केंद्र कहेगा राज्य की जिम्मेदारी, राज्य कहेगा, तो ये नहीं चलेगा। जनता नहीं देखना चाहती ये सब कुछ। जनता चाहती है कि फैसले हों जिससे जनता का हित हो और इस महामारी से लड़ने में एक सहायता मिले। वो नहीं दिख रहा है। इच्छा शक्ति की कमी हर जगह है।
और आप कहते हैं कि कोई ऐड कर रहा है, कोई उसके ऐड पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, कोई इलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, कोई कुंभ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखिए, कोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन को साफ कह दिया कि भी चुनाव आयोग पर मुकदमा दायर होना चाहिए। भाई क्यों रैलियां हो रही थी, क्यों सभा हो रही थी, होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा मिलनी चाहिए। सिस्टम जब ही सुधरेगा जब जिम्मेदारी तय हो। हमारे यहाँ उसका फायदा उठाते हैं, एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, अच्छा हो रहा है तो मैं कर रहा हूं, और बुरा हो रहा है तो वो केंद्र कर रहा है, वो राज्य कर रहा है, मतलब दाएं बाएं झांकना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चलन है वो ठीक नहीं है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो नहीं निभाता जी, जो नहीं कर पाता उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर सरकारें सक्षम नहीं है जनता को जान बचाने में, तो रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों बैठे हैं आप, किस लिए बैठे हैं, किस लिए होती है सरकारें, हम क्यों चुनते हैं सरकारों को? सरकारों के दायित्व हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते आप। आपके बस की बात नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए, अच्छा लगेगा, एक मैसेज जाएगा कि भैया हम फेलियर थे, हम नहीं कर पाए, हमने रिजाइन कर दिया। और नहीं तो जनता हटा देगी, ये भी बता रहा हूं काजल। गांधी जी के बंदर को बहुत ज्यादा दिन जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल हटा दिया सत्ता से। अगर हर पॉलिटिकल पर्सन उससे कोई सीख नहीं लेगा, कोई पाठ नहीं सीखेगा, तो जनता पाठ सिखा देती है। जनता की अदालत, सर्वोच्च अदालत अपना फैसला देती है और हट जाती है सरकारें। अच्छी अच्छी मजबूत सरकारें हिल जाती हैं। तो सरकारों को जनहित सर्वोपरि रखने होंगे। राजनीति से इतर, राजनीति से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए सोचना होगा और करना होगा। यथार्थ के धरातल पर अपनी जिम्मेदारी से सरकारें भाग नहीं सकती। जी बिल्कुल। नेपाल सिंह जी, क्या वो वक्त आ गया है कि सरकार को ही पीछे हट जाना चाहिए, सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, या फिर वो वक्त आ गया है कि हालात अब नेशनल लॉकडाउन जैसे हो गए हैं? दो सवाल हैं। काजल जी, मेरा अपने मानना है हालात तो जरूर नेशनल लॉकडाउन हो चुके हैं, लेकिन नेशनल लॉकडाउन करना इस समय किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा कंप्लीटली जैसा कि पहले हुआ था। हाँ, इसमें लॉकडाउन का प्रक्रिया जहां तक है, मैं समझता हूँ ऐसा होगा जैसे कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किया था। उसने जोन आइडेंटिफाइड किए थे, उन जोन आइडेंटिफाइड करने में उसने अपने पूरी तैयारी के साथ, ये वहां पे प्रॉब्लम आई थी, चुनाव वहां पे भी हुए थे, वहां पे भी इतनी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अपनी समझदारी करते हुए, तैयारी के साथ करते हुए, उन्होंने अपनी तैयारी करने बाद में उन स्पेसिफिक जोन में जहां बहुत ज्यादा, न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा था, वहां उन्होंने उसमें पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे ऐसा लगता है सरकार अपनी कहीं, ठीक है उन्होंने गलती करी है, उसके आकलन में कहीं गलती हुई है, उनकी चुनाव जरूरत थी, वो चुनाव में चले गए हैं, चुनाव कराए गए हैं, बहुत गलती है। उत्तर प्रदेश में अभी भी चुनाव कराए जा रहे हैं, बहुत गलती है। राजनीतिक जरूरत में भी किसी ने भी जो है किसान आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं कहा, ना कोर्ट ने कहा, ना किसी नेता ने कहा, वो सबकी जरूरत हो सकती है। लेकिन सरकार, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पीछे से अपनी तैयारी कर रही है। उसको एक डर ये और सता रहा है कि जिसने कोई लॉकडाउन जैसा सख्त कदम लिया और उसको पूरा कंक्लूड ना कर पाई, पहले तो उनके पास एक्सक्यूज था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, दवाई का नहीं पता कौन सी दवा लगेगी, अभी इनके पास ऑक्सीजन की समस्या है। तो मुझे लगता है 10-15 दिन में ये अपनी पूरी तैयारी करने के बाद में फिर ऐसा कुछ जरूर सोचेंगे, जहां हाई सेंसिटिव जोन है वहां कंप्लीट लॉकडाउन करें, और जहां इतने सेंसिटिव जोन नहीं है वहां छोटा मोटा कर्फ्यू लगाएं, या छोटा मोटा उसको डे कर्फ्यू लगाएं या नाइट कर्फ्यू लगाएं, ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच में दवाई, ऑक्सीजन और संसाधनों और बेड की व्यवस्था करने के बाद ही ऐसा करेंगे, क्योंकि कहीं दोनों मोर्चे पर सरकार फेल ना हो जाए। अभी फेल है इसलिए कि लॉकडाउन नहीं लगाया, और कल तो इसलिए फेल हो जाए कि लॉकडाउन लगा तो इसलिए फेल हो जाए। तो वो अपनी तैयारी के साथ इस बार आना चाहती है, और तैयारी के साथ जाना चाहिए। इसमें हो सकता है 5-7 दिन लग जाए, इसमें कैजुअलिटी भी हो जाए, बहुत सी कैजुअलिटी भी हो जाए, सेंटिमेंट भी चले जाए, लेकिन वो और भी खतरनाक होगा कि हम लगा के बैठ के हमें तैयारी कुछ नहीं। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, आप इत्तेफाक रखते हैं नेपाल सिंह जी की बात से? क्योंकि उनका कहना है कि हो सकता सरकार पीछे तैयारी कर रही हो, कुछ तैयारी के साथ आगे आए। देखिए काजल, तैयारी की जहां तक बात है, हाँ, देखिए कोरोना वायरस ने हमेशा भारत को एक एडवांटेज दिया है, तैयारी का समय दिया है जी,
विश्व में जब फर्स्ट फेज, पहला फेज चल रहा था कोरोना वायरस का, हमारे यहाँ काफी बाद में पहली जो लहर आई, उसमें समय मिला। अगर हमने तैयारी करना चाहते, हम विश्व पटल पर जो विश्व में चल रहा था उसको देखकर, तो हम कर सकते थे। और देखिए दूसरी लहर जो आई है, ये विश्व में बहुत पहले आ गई थी। हमारे यहाँ काफी बाद में एक्चुअली दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हुआ है। हमारे पास टाइम था, हम तैयारी कर सकते थे, लेकिन आदत हमारी वही है कि बिल्कुल जब सर के ऊपर आ जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तब हम तैयारी के बारे में सोचते हैं। और आज भी हम कितने तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई क्या रोड मैप है आपके पास इस कोरोना महामारी से लड़ने का? सरकार वहां अपना रोड मैप पेश नहीं कर पाई और समय की मांग की कि कुछ समय और दे दो, और उसके बाद अगली हियरिंग पे हम, यानी इसका मतलब है कि आप कितने संवेदनशील हैं। वो सरकार की संवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। आज आप कहते हैं अर्थव्यवस्था अलाउ नहीं करती, बिना तैयारी के लॉकडाउन नहीं हो सकता था। भाई कौन सा काम तैयारी के साथ हुआ मुझे बता दें। भाई कश्मीर का 370 का रहा, लॉकडाउन का रहा, 3 महीने का नोटबंदी का रहा, जीएसटी का रहा। समय के हिसाब से फिर चीजें बदलती चली जाती है। यानी ये नोटबंदी हुई, ऑल ऑफ सडन हुई, उसके बाद जो दिक्कतें आई उनका सामना किया गया। तो मोदी जी को जाना ही कठिन फैसलों के लिए जाना जाता है, वो उनकी पहचान है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो देश हित में, जनता के हित में कठोर फैसले लेने के लिए अभी तक जाने जाते हैं। और आगे भी जब इतिहास लिखा जाए तो वो उन फैसलों के लिए जाने जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर जब से त्रासदी शुरू हुई है, तब से इस तरह के फैसलों की जो उम्मीद की जाती थी वो नहीं आ पा रहे हैं और लगातार राज्य फेल होते चले जा रहे हैं। राज्य अपने स्तर पर कर रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है जितना कि फर्स्ट फेज में सक्सेस हुआ था। भी एयरप्लेन, ट्रेन सब बंद करके आवाजाही बंद थी तो वो उस चीज से वो एक जो चेन है वो टूटी। आज फिर दोबारा कठिन फैसले लेने की जरूरत है, जिससे कि एक बार ये चेन टूटे और कमी आए केसों में, तो लोगों को समुचित इलाज भी मिल पाए और जो हमारी तैयारियां हैं जो चरमराई स्थिति में हैं उनको भी कहीं रिवाइव किया जा सके। आरबी जी, इसी पर एक और मेरा सवाल होगा। हमने पहली लहर देख ली, हमने दूसरी लहर देख ली, अब एक्सपर्ट का कहना यह है कि तीसरी लहर भी बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए हमें अभी से तैयार रहना होगा उसकी। हाँ, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है, तो शायद तीसरी दूसरी से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि दूसरी लहर आएगी। हाँ, सेकेंड वेव कंफर्म है कि आएगी, लेकिन सरकार कितनी संजीदा थी, क्या तैयारी की गई? बल्कि काजल, मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, फर्स्ट फेज में जो तैयारी की गई थी, स्पेशल वार्ड बनाए गए थे, स्पेशल हॉस्पिटल बनाए गए थे, वो भी समाप्त कर दिए गए। मान लिया गया कोरोना खत्म हो गया, कोरोना चला गया, सरकारों ने भी मान लिया और जनता ने भी मान लिया। जनता ने भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वो सब छोड़ दिया और सरकारों ने भी ये मान लिया कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब कोरोना नहीं आएगा। खूब रैली करें, खूब पद यात्रा करें, इलेक्शन कमीशन भी मस्त, सरकार भी मस्त और जनता भी मस्त। लेकिन आखिरी खामियाजा आखिरी व्यक्ति को ही भरना होता है, जो मजदूर है, गरीब है, उसी को, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो लॉकडाउन में भी मरेगा, कोरोना फैलेगा तब भी सबसे ज्यादा उसी वही असर उसके ऊपर होगा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं होता है। और जिन लोगों की जेब में पैसा है वो लोग औने पौने दामों पर ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे, दवा भी खरीद लेंगे। एक गरीब आदमी जिसका ऑब्जेक्ट पेट भरना होता है, अपने बच्चों का पेट भरना होता है, वो रोज कमाता है, वो रोज खाता है, उसके लिए टीका का पैसा देना भी कहीं ना कहीं असंभव होता है। वो उससे भी वंचित, अगर पैसे से ही टीका लगेगा तो बहुत सारे गरीब लोग उससे भी वंचित रह जाएंगे। तो हमें उस आखिरी व्यक्ति को रखकर अपनी योजनाएं बनानी है कि वो आखिरी व्यक्ति समाज का, उसको कहीं ना कहीं विकास
या स्वास्थ्य जी। और शिक्षा, इस सब का लाभ मिल पाए। हाँ। और वो आखिरी व्यक्ति बिल्कुल। समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में आए और देश के और समाज के उत्थान में अपना अहम योगदान दे। बिल्कुल। नेपाल सिंह जी, बंगाल इलेक्शन, यूपी के पंचायत चुनाव और कुंभ, क्या गलत फैसले रहे? बिल्कुल गलत फैसले। हाँ जी, नेपाल सिंह जी, आपसे मेरा प्रश्न है, बंगाल इलेक्शन और यूपी का पंचायत चुनाव, उसके अलावा हरिद्वार में कुंभ, गलत फैसले इनको कहा जा सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत फैसले हैं और इनका इतिहास में बड़ा बुरी तरह से याद किया जाएगा कि एक महामारी के समय में हम लोगों को अपने चुनाव की ज्यादा फिक्र रही, जनता की फिक्र नहीं रही। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसका परिदृश्य समझने की जरूरत है ना। इसमें एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं करना, सभी का चरित्र हमारा ऐसा ही है। हमारा सभी का चरित्र ऐसा ही है। किस व्यक्ति ने कहा कि महामारी आ रही है और हमें चुनाव के लिए नहीं जाना चाहिए? किस व्यक्ति ने आज भी जब पार्लियामेंट में हमला, सबने कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में जब हमला हुआ, सब लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। कारगिल के युद्ध में हम आपके साथ हैं। एक रेजोल्यूशन पास हुआ पूरी पार्लियामेंट में। क्या किसने पास किया कि हम आप सरकार के साथ इस क्राइसिस में पास हैं और इसमें जो भी कड़े फैसले ले जाने चाहिए? मैं मानता हूं उपाध्याय जी की बात कि हम ये मोदी से अपेक्षा नहीं करते, मोदी किसी के एंडोर्समेंट की जरूरत है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं काजल जी, इस देश में बहुत सारी विचारधाराएं कंफ्यूजन का कारण हैंगी और उनकी वजह से नेता लोग यहाँ ये पता चलता है समाजवाद है या वो अर्थवाद है। मैं कहता हूं अपोलो में जो व्यक्ति आ रहा है उसको 4000 की वैक्सीन लगने दीजिए ना। जो फोर्टिस में आ रहा है उसको 3500 की वैक्सीन लगने दी ना। गरीब को सरकारी अस्पताल में कहिए यहाँ फ्री मिलेगी, तो जो यदि पैसे वाला भी जाना चाहता है फ्री लगवाने चला जाए सरकारी अस्पताल में। लेकिन नहीं, हमको सबको बराबर देना है। देखिए, राजस्थान सरकार ने आज एक फैसला लिया है कि हम और कुछ टैक्स लगाएंगे फ्री वैक्सीन देने के लिए। अरे 150 आदमी को 40 दिन आप उसमें रखते हैं रिसोर्ट में एमएलए को रोकने के लिए, तब आपके पास पैसे की तंगी नहीं होती है। एक वैक्सीन के लिए आपके पास तंगी होती है। देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात है, यदि हम आज लॉकडाउन लगा के बैठ भी जाएं तो सबसे पहले इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ द माइग्रेंट लेबर कैसे होगा? हाँ, इन्होंने कुछ रेल बढ़ाई है सरकार ने, वो ट्रांसफर ऑफ माइग्रेंट लेबर अभी शुरू हो रही है, काफी हद तक शुरू हो रही है। कुछ लोग तो चुनाव में चले गए थे, वो वापस नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग और जा रहे हैं। हो सकता है 5-7 दिन में, 10 दिन में ये स्थिति थोड़ी काबू में आ जाए। नंबर 2, यदि हम लॉकडाउन लगा जाए तो लॉकडाउन से ऑक्सीजन तो पैदा होगी नहीं, तो ऑक्सीजन इससे पहले कहने के हमें चाहे टैंकर उठा के लाने पड़े या गैस उठा के लानी पड़े, हमको कम से कम एक बेसिक नेसेसिटी तक लानी पड़ेगी। उसको रिसोर्स आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे। 15 दिन के अंदर जो उन्होंने प्लांट की जो लिया है, शायद वो प्लांट कुछ वर्किंग हो जाए, उनमें 10 वर्किंग हो जाए, 20 वर्किंग हो जाए। इस बीच में कुछ दवाइयों के ऊपर जो कंफ्यूजन था कि रेमडेसिविर काम करना चाहिए नहीं करना, ये क्लियरिटी आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है 10-15 दिन बाद सरकार जरूर कोई सख्त जो है निर्णय लेगी और इसमें शायद मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो तैयारी, ठीक है उसने पहले तैयारी नहीं करी, ये उसका दोष है, पहले इसको नहीं समझा, उसका एक दोष है। और काजल जी, ये कोई गारंटी नहीं है कि थर्ड जो वेव आएगी वो बहुत इफेक्टिव होगी या बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। यदि वो सेम कोरोना है तो वो शायद इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। या वो यदि कोई नया म्यूटेंट है, जिस म्यूटेंट पे ये वैक्सीन काम नहीं करती, तो वो और भी घातक हो सकती है, वो बहुत घातक हो सकती है। लेकिन जब तक यदि मान लें 50% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी या 25% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी और ये वैक्सीन उस थर्ड लहर के अगेंस्ट, थर्ड म्यूटेंट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा हादसा नहीं होगा। जी, आरवी उपाध्याय जी, एक चीज और है कि हमने देखा लॉकडाउन के फैसले राज्य सरकारों ने अलग अलग लिए हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बुरे हालात थे, बहुत ज्यादा केसेस वहां पर सामने आ रहे थे, मौत के आंकड़े भी वहां पर लगातार सामने आ रहे थे। अब दिल्ली में इतने ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं कि दिल्ली की टेंशन जो है लगभग पूरे देश को है। लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला सरकार ने बहुत पहले ले लिया था और अब वहां पर जो चेन है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, अब वो केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी में वही फैसला थोड़ा लेट लिया गया तो वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, आज केसेस 20,000 तकरीबन आए हैं, थोड़ा कम हुआ है। तो क्या, कितना प्रभावी ये लॉकडाउन या फिर वीकेंड लॉकडाउन या फिर पाबंदियां? देखिए, सभी चीजों का समन्वय बहुत जरूरी है। हाँ। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब पहली लहर आई थी तब लॉकडाउन किया गया था, तो कड़ी दवा पीने के लिए तैयार रहना होगा और हमें हर जान की रक्षा या सुरक्षा करनी है। तो देखिए, प्रायोरिटी है, अगर सरकारें संजीदा होंगी
तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। माने पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी क्या प्रवासी मजदूर के लिए या इलाज में गरीब के लिए या गरीब की शिक्षा के लिए ही पैसे की तंगी आड़े आती है? इलेक्शन होता है, इतना पैसा आता है, कोई कमी नहीं होती हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष है। कहीं नहीं दिखता मुझे कि भी पैसे की तंगी है। लोग दिल खोलकर खर्च करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। अरे काश इस महामारी के समय भी पॉलिटिकल पार्टियां वही तिजोरी अपनी खोल दे जनता के लिए, तो शायद एक दूसरे के ऊपर दोष डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा ये होनी चाहिए कि भाई अगर एक विपक्षी पार्टी ये कर रही है तो दूसरी को उससे ज्यादा करना चाहिए। वो एक अच्छी परंपरा शुरू हो, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू हो। ये टांग खिंचाई से कोई इलाज नहीं है। देखिए जनता त्राय त्राय कर रही है और राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं पैसे की तंगी है। किस बात की तंगी है पैसे की? जी आपको रोकूंगी एक ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों, तो अज मेरी यही बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ मेरी गल मनो, सारे ਤੁਸੀਂ लगाओ ताकि ਤੁਸੀਂ भी बचो और नाल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 45 साल तो ऊपर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ले, अपने परिवार ले। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। स्वागत है आपका। तो हालात देश में इस तरीके के हो चुके हैं कि नेशनल लॉकडाउन का लोगों के दिमाग में आने लगा है। एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, कुछ का कहना है कि नेशनल लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेशनल लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारे देश की सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, हमारे देश का स्वास्थ्य सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। नेपाल सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। सर, प्रवासियों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि चाहे लॉकडाउन लगे या फिर वीकेंड लॉकडाउन लगे या फिर पाबंदियां लगे, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हम देख रहे हैं वो माइग्रेंट्स में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्योंकि प्रवासी मजदूर एकदम अपने गृह राज्य जाना शुरू कर देते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ वो डेली दिहाड़ी मजदूरी से चलता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए आ जाती है। नहीं, देखिए स्वाभाविक है, जो गरीब आदमी रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है, उसके लिए तो सबसे बड़ी त्रासदी हर त्रासदी है, भूखमरी भी त्रासदी है। उसके लिए मरना मरना ही है, चाहे वो दवा के अभाव में मरे या वो ऑक्सीजन के अभाव में मरे या वो खाने के अभाव में मरे। उसकी मौत की तो उतनी ही कीमत है जितनी बेचारे की किसी भी बीमारी से मरने की कीमत है। लेकिन इस विषय में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि यदि हमने बिना तैयारी के अभी कोई और नया स्टेप लिया तो एक बड़ा डिजास्टर और हो सकता है। उसका कारण यह है कि इस बार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शायद पहली बार हमारे पास डाटा ये नहीं था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, एयरबोर्न इन्फेक्शन भी है, लेकिन इस बार ये ऐसी स्टडी आ रही है कि ये एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो रहा है।
लेकिन यदि ये सच है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है, तो इसमें हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि मास ट्रांसफर ना हो। जैसे चाहे मास ट्रांसफर रैली में हो गया हो या मास ट्रांसफर धरने में हो गया, हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा काजल जी। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिजास्टर वो हो जाएगा जहां गांव में चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है। आरबी उपाध्याय जी, समय की भी कमी है, छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहिए, लास्ट रिएक्शन होगा। सिर्फ ऐसा लग रहा है क्या लोगों को बचाने से ज्यादा ध्यान राजनीति पर है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, लोगों को बचाने पर कम ध्यान है, या फिर अपनी पब्लिसिटी कराने पर, खुद को फेमस करने पर, इस पर ज्यादा ध्यान दोनों सरकारों को लग रहा है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। यही देश था, यही प्रवासी मजदूर था जी। आज जिस प्रवासी मजदूर की आड़ में आप नेशनल लॉकडाउन या कठिन फैसले लेने का हवाला दे रहे हैं, तो उस समय कहाँ था? जब मान लीजिए पहला लॉकडाउन हुआ था, तभी तो प्रवासी मजदूर को तब क्यों नहीं ध्यान दिया? तब क्यों नहीं आपने कोई स्कीम, कौन सी तैयारी किया था? वक्त की जरूरत थी, फैसला लिया गया और उसके परिणाम देखिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन इस डर की वजह से फैसले न लिए जाएं, वो कहीं बात गले नहीं उतरती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है, इस डर की वजह से फैसले ना लिए जाएं। लेकिन इतना तो साफ है कि कोरोना की आड़ में राजनीति जमकर हो रही है। अगले मुद्दे पर आते हैं, जहां एक तरफ कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट ने तो चुनाव आयोग को यह तक कह दिया है कि आपकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, आप हत्या का मुकदमा आप पर चलना चाहिए, यह कहा गया है चुनाव आयोग को। दरअसल कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हुआ, ऐसा नहीं होता है तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान भी लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, दिल्ली की सीमा पर तैनात है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, वो यहां से उठने वाले नहीं है। यहां तक कि किसानों ने वैक्सीन लगवाने तक से मना कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब देश में कोरोना अपने चरम पर है, तो ऐसे में चुनाव कहां तक जायज हैं और सरकार क्यों किसानों को लेकर मौन धारण किए बैठी है? तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि जवाब चाहते हैं और जाहिर सी बात है उनका जवाब चाहिए भी। कोरोना की लहर से पहले हम देख रहे थे किसान आंदोलन का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर से पहले हमने देखा था किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है, वो लगातार वहीं पर बैठे हुए हैं। अभी एक दिन पहले भी राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, उनका बयान सामने आया था। उनका कहना है कि हम यहां से हटने को तैयार नहीं है, हम हटेंगे नहीं जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। अब उनसे सवाल किया जाता है कि यहाँ पर भीड़ है, कोरोना का डर है, कोरोना फैल सकता है, तो उनका कहना है कि भीड़ यहाँ पर नहीं बंगाल में है, भीड़ यहाँ पर नहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में है, भीड़ यहाँ पर नहीं है गृह मंत्री की रैलियों में है। अब उनका जवाब इस तरीके से निकलकर सामने आता है। और वैक्सीन को लेकर भी सवाल यह है कि किसान वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जितना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उतने हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगा चुका है कि आपने ऐसे समय में फैसला क्यों लिया। टीएमसी हमेशा से सवाल उठाती आई है चुनाव आयोग पर कि ऐसे समय में फैसला क्यों लिया गया, 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कोरोना काल में फैसला लिया गया, रैलियां करने की इजाजत दे दी गई है। अगर चुनाव आयोग चाहता, चुनाव आयोग को जनता की फिक्र होती तो रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जाती, चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी जाती। चुनाव कराना मतलब जनता की सेहत से खिलवाड़, जनता की जान से, पब्लिक की जान से खिलवाड़ वहां पर किया जा रहा है। अगर लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तो रैलियों में आएंगे कैसे? इसीलिए आरोप बार बार टीएमसी की तरफ से भी लगाया जा रहा था कि प्रवक्ता चुनाव आयोग है बीजेपी का, इसीलिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार पर तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय उठते हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव कराने का फैसला आखिरकार क्यों लिया? 5 महीने हो गए आज पूरे आंदोलन को, और पूरे देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, देश के मजदूर ने, जो दुकानदार है उसने, जो छात्र है उसने, तो बड़ा सहयोग सब लोगों ने दिया 5 महीने तक।
और एक विश्वास जमा है पूरी देश की जनता को। और आगे भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारे मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। यहाँ से किसान वापसी नहीं जाएगा। जी आगे 5 महीने और आगे हो जाओ। वहाँ पे हो रही भीड़ तो कलकत्ते में है भाई, उसका दिखाओ ना। प्रधानमंत्री के इनके जो कार्यक्रम हो रहे उसमें हो रही। यहाँ पे तो मास्क लगाते हैं। कल भी हमने यहाँ सैनिटाइजर्स करवाया सारे, उसमें आज भी करवाएंगे। और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं सब जगह। लेकिन जो फेलियर सरकार है, अगर कोविड की हम बात करें तो सरकार फेलियर है कि ऑक्सीजन भी हमारे पास में नहीं है, दवाइयाँ हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटलों में वो जगह नहीं है। तो देश में सबसे पहले, मंदिर से पहले देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, बल्कि कई महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान वहां से उठने को तैयार नहीं है। सरकार समझाने की कोशिशें लगातार कर रही है, लेकिन अब कोरोना की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि वहां से किसानों को उठना चाहिए, ये बड़ा सवाल इस समय उठ जाता है। कई मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका। डंपी पहलवान किसान नेता हैं। डंपी पहलवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डंपी पहलवान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी मैडम। डंपी पहलवान जी, दिल्ली में बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं कोरोना को लेकर। ऑक्सीजन से लगातार कोरोना पेशेंट की मौत हो रही है। इस समय देश की राजधानी में जैसे हालात हैं, पूरे देश में उसको लेकर चिंता हो जाती है। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। क्या किसानों को नहीं लगता कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? मैडम, आंदोलन का कोरोना से कोई संबंध नहीं मैडम। ऐसे लोग अपने घरों में भी हैं। यहाँ पे प्रवासी जो मजदूर रहते हैं, एक छोटे कमरे में 10-10, 15-15 आदमी है। और किसान अपना डिस्टेंस का भी पालन कर रहा है, हम अपने मास्क वगैरह का भी पालन कर रहे हैं। हम अपने गांव में जो सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई लगती है, वहां सभी किसानों ने दवाइयां भी लगवाने का काम किया है। दूसरी बात, हम मानवता के आधार पर हम बढ़ चढ़कर मदद करना चाहते हैं। अगर बात ऑक्सीजन की है, हमने दिल्ली के 3 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई है। और हमारे खालसा एड वाले पूरा दिन इसी कोरोना की सेवा में लगे रहते हैं। कोई आज कोई जो कोरोना से पीड़ित है उनकी लाश उठाने के लिए तैयार नहीं। और हमारे खालसा एड की स्पेशल गाड़ियां, हम इस काम में और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेकर मानवता के आधार पर किसान, हम चाहते हैं ऑक्सीजन की जो गाड़ियां आई उनकी भी पायलट हमारे को जिम्मेवारी दो। हम सारे काम में बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं, इसमें कोरोना में भी। और अब भी लग रहे हम लगातार, जहां से जैसे अभी सरकार में लूट मार कर रखी है। एक जो सरकारी और फ्री में इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो 30-30 और 40-40 हजार में खुलेआम कालाबाजारी चल रही है। और हमने सुना 60-60, 70-70, 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए तक का इंजेक्शन देने का काम इस सरकार में डंपी पहलवान जी, अगर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। किसान लगातार बैठे हुए हैं, वहां से उठने का नाम नहीं लिया जा रहा है। खुदा ना करे अगर वहां पर कोरोना फैल गया तो क्या होगा? परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के हालात आप देख रहे हैं, देश की राजधानी में कैसे हालात हैं। आप भी वहीं पर बैठे, किसान वहीं पर मौजूद हैं। मैडम, मैं ये कहता हूं, जितने किसान बैठे हैं उनमें से अब तक 1% को भी कोरोना से एक सिंगल आदमी की भी मौत नहीं हुई अभी तक है। और हम जो भी सरकार की गाइडलाइन है, डिस्टेंस की बात है या दवाई लगाने की या मास्क की बात है, हम हर चीज का पालन करेंगे। और जो भी, जैसे ये हमारे घर हैं, हमारा गांव है, हमारी कॉलोनी है, और इसमें एक टेंट 2-3 आदमी हम अपने घर और परिवार की तरह रहते हैं। और आप दिल्ली में देखो, इससे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। एक झुग्गी में 20-20, 25-25 आदमी है। एक छोटे छोटे कमरे में 15-15 आदमी है मैडम। वहां ज्यादा घातक है। यहाँ किसान हर तरह से, ठीक है, अपनी सुरक्षा, अपनी जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करेगा और किसान उठने के लिए भी तैयार है मैडम। किसान की मांग जायज है, इसको मान लिया जाए और किसान के साथ
सबसे ज्यादा गलत काम तो सरकार कर रही, किसान के साथ वार्ता करने का जवाब काम लेते नहीं कर रही। ठीक है, हम उस दिन सरकार से की चिल्ला तरफ से रहे जवाब हैं लेते हैं कि हमारे साथ वार्ता की जाए, हमारा सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, क्यों किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठा रखा है? इतने बुरे हालात हैं लेकिन फिर भी किसान वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि वो वहां से उठ जाएं। अगर वहां तक कोरोना गया तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा। कोरोना से इस समय पूरा देश जो है अछूत नहीं है। पूरा देश में इसमें कोरोना की महामारी है, बहुत स्पीडली चल रही है। देखिए ये जो अभी जो सब सुन रहा था, अगर जो आंदोलन चल रहा है, मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि आप आंदोलन खत्म करें, मगर आंदोलन का आपका बड़ा स्वच्छ आंदोलन जो चल रहा था, जो राजनीतिक पाले में आप चले गए, वो सब आपने खराब कर दिया। ठीक है, पहली चीज देखिए आंदोलनकारी है और आंदोलन देखिए ये देश ही आंदोलन से बनाया। अगर आजाद भी हुआ है तो आंदोलन से हुआ है। मैं चीज को नहीं कहूंगा, मगर ये टाला जा सकता है। आंदोलन तो घर बैठ के भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप आंदोलन घर ये सड़क पे बैठ के करेंगे। इस समय इतनी महामारी है, हाँ, लोग त्राही कर रहे हैं और लोगों को इस समय रोड हर चीज की जरूरत है। और देखिए डम्पी जी ने बहुत सी बात कही कि आगे बढ़ चढ़कर हर सेवा में तत्पर हैं और कर भी रहे हैं और आना भी चाहते हैं। और एक ये देश के हित में एक मानवता है, एक किसान पुत्र और एक फौजी में यही एक डिस्टेंस होता है कि देखिए किस तरीके से सेवार्थ में देश की आगे आता आदमी। मैं डम्पी जी को धन्यवाद करूंगा, बहुत बड़ी बात करी इस चीज के बारे में। देखिए यही दूसरी चीज है कि आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आंदोलन का भी समय नहीं है। आंदोलन बिल्कुल जारी रखिए, मगर मैं खत्म होने के लिए, मगर फिलहाल अभी घर को आपकी जरूरत है, जिस क्षेत्र से है उनको आपकी जरूरत है। आप वहां जाइए और काम को देखिए। आप रोड को इस समय छोड़ना ही उचित है, आपको रोड की जरूरत है लोगों को इस समय बहुत ज्यादा। पहले चीज देखिए कोरोना के अंदर बिल्कुल सही कहा, कालाबाजारी हो रही है। सरकार उस चीज को बहुत गंभीरता से लेके जगह जगह छापे मार रही है। रेमडेसिविर का इतना बुरा हाल है, 60,000 लोग 1 लाख रुपए तक है। हम भारतवर्ष के लोग, हम ही गद्दार हैं भारत के। हमें भारत में बाहर की जरूरत नहीं है, हम खुद जयचंद हैं देश के। क्यों? क्योंकि हम इस कालाबाजारी में सम्मिलित, चाहे हमारा भाई हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी सम्मिलित है वो देश का गद्दार है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा कि उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, जो इस समय देशद्रोह करे दवाई को लेके, ऑक्सीजन को लेके। मैं तो समर्थन करता हूँ चीज के बारे में, और जरूरत है भी इस समय ऐसे कानून की सख्त की। कैसे लोग इस समय पीड़ित है, रोड पर घूम रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं आंसू पोछे नहीं जा रहे लोगों के, पोछने वाला आंसू नहीं है कोई भी। मैं तो डम्पी जी निवेदन करूंगा, आंदोलन खत्म मत कीजिए, फिलहाल इसको रोक दीजिए, इसे अपने घर से चलाइए। डम्पी पहलवान जी जवाब दीजिए। जो परिवार के लोग बैठे हैं उनको जरूरत है बच्चों को, माँ बाप की, उन माँ बाप को जरूरत है बच्चों की। मैं तो निवेदन करूंगा आपसे यही। हाँ जी काजल जी बोलिए। मेरे भाई जो प्रदीप बात कर रहे हैं, मैंने इनकी बात बहुत गलत लगी। गलत कैसे लगी? ये बार बार कह रहे आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हमारे को मजबूर किया गया है। हमारे को आज उठाते, हम खुशी खुशी घर जाने के लिए तैयार हैं, और हम आज भी आंदोलन पे बैठे हैं। तो हम पूरी मदद आज भी कर रहे हैं। हम अपने दिल्ली क्षेत्रवासियों की लगातार मदद कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन दिला रहे हैं लोगों को। हमने ऑक्सीजन का लंगर लगा रखा है। हमने यहाँ पे जो हमारी खालसा वैन की स्पेशल वैन लग रही है, हमारी और भी तैयारियां हैं। हम स्पेशल इस लाइन में जाएंगे। हम मानवता के आधार पे, जहां से घर वाले बॉडी को लेने के लिए मना करते हैं, कल मेरे भाई और एक मेरा कजन भाई है भरत, हमने उनको भेजा। हमने 35 लाशें उठवा के और पंजाबी बाग के शमशान घाट में पहुंचवाई है। हम इस चीज में बढ़ चढ़कर मदद करना चाहते हैं और करेंगे। अगर सरकार मना करो, लेकिन हम मानवता के आधार पर मदद करेंगे। और आपको एक बात और बताऊं, ये कह रहे रोड घेरे बैठे, कोई रोड नहीं घेरे बैठे। कल गाजीपुर बॉर्डर पे स्पेशल हमने दिल्ली पुलिस के और उत्तर प्रदेश पुलिस के आदमी बुलवाए, वहीं पे राकेश टकैती आते थे। तो हमने उनको कहा, आप जो नीचे से आपकी एम्बुलेंस जाती, इसमें थोड़ा सा घूमना, आप बिल्कुल सीधे आओ। हमने स्टेज की बराबर से उनको बोलना, अगर वो नहीं ले जाएंगे तो गुस्ताखी सरकार और प्रशासन की है। हमने कल स्पेशल बुला के ये कहा, एम्बुलेंस को भागे जाने दो, किसान वैक्सीन लगवा रहे हैं, भागे जाने दो। किसान वैक्सीन लगवा रहे हैं, डम्पी जी किसान वैक्सीन लगवा रहे हैं, किसान वैक्सीन लगवा रहे हैं। हाँ किसान वैक्सीन लगवा रहे, सभी के गांव में वैक्सीन लगने लग रही। मेरी माँ ने लगवा ली, मेरे पापा ने लगवा ली, पूरे घर परिवार ने लगवा ली, और मेरे गांव ने लगवा ली। हर जगह ऐसे ही लोग लगवाने लग रहे हैं। और मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान सरकार कालाबाजारी पे दे, और
आदमी मर रहे हैं, हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं, हॉस्पिटलों पे नकेल कसी जाए। 70-70, 80-80 हजार में हर जगह कालाबाजारी पूरे देश में। अभी लोग दवाई के बगैर मर रहे हैं। इन लोगों ने और काम किए उससे जरूरी मानवता के आधार पर। ये कहते हैं हमने काम किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया देश में। देश में सबसे जरूरी काम क्या होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार किसानों की जमीनें बिक रही है। जो किसान बर्बाद हो रहे हैं या मजदूर बर्बाद हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इतने में आपको लाखों ऐसे केसेस दिखा दूंगा जो जिनकी घरवाली को, जिनके परिवार में किसी को भी कैंसर है, उसके लिए उसको जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? सरकार की इतनी गलत नीतियां। 7 साल इन लोगों को भी बैठे हो गए, ये खाली पिछड़ों का नाम लेते, हम पिछड़ों को भी अच्छा नहीं बताते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है? कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं? खाली पत्थर रख दिए इन्होंने एम्स के और चीजों के। उनको तैयार करो। आज हमारे को कितनी मुश्किल आ रही है। इन्होंने ऑक्सीजन के लिए क्या किया 7 साल में? इन्होंने बिजली के लिए क्या किया 7 साल में? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए। आप किसानों को उठाने में लगे, लेकिन आपकी अपनी तैयारी नहीं है। और आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं है मैडम। मैं पिछड़ों को भी अच्छा नहीं बताता। हम तो मानते हैं एक नागनाथ है, दूसरा सापनाथ, लेकिन इनने जो अत्याचार इतना बढ़ा दिया, इन्होंने किसान की बात उस दिन से नहीं मान रहे। किसान की मैं आपको बताऊं मैडम, जो गेहूं का भाव है वो सन 76 में, सन 70 में 76 रुपए क्विंटल गेहूं था। आज 51-52 साल हो गए, वो 24-25 गुना बढ़ा है। एमएसपी पे भी बहुत भारी घाटा किसान को है। एमएसपी पे कोई किसान के पास लूट नहीं बचती। उसको एक सांत्वना दे दो, भाई चलो तेरी एमएसपी पक्की है, हम इसको कानूनी अलजीनामा पहनाते हैं और हम आय दुगुनी कर देंगे। ये बार बार कहते हैं हम 2022 में किसान की आय दुगुनी। कितना बड़ा झूठ हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया बार बार, कितना बड़ा। अब 2022 में हम आय दुगुनी करेंगे, जो ये 7 साल में नहीं, 6.5 साल में नहीं कर पाए, ये लास्ट 30 दिसंबर को करेंगे आय दुगुनी। अब तक तो इन्होंने घाटे में पहुंचाने का काम किया, एक दिन में लास्ट में करेंगे। ये उस दिन से कहते हैं हम आय दुगुनी कर रहे हैं, आय दुगुनी। भाई हम चाहते हैं हमारी आय दुगुनी करो, तिगुनी करो। हम आपसे बहुत खुश होंगे, आय दुगुनी करो, बहुत खुश होंगे। ठीक है भटनागर जी, जवाब दीजिए। आपकी खुद की तैयारी नहीं है, आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन आपकी खुद की तैयारी नहीं है। ये कहते हैं एमएसपी थी है रहेगी कि केवल 7% ये खरीदते हैं। तो हम किसी सरकार से टकराव नहीं चाहते। हम देश में कोई भी काम हो है, किसान और किसान के बच्चे इस देश को संभालने का काम करते हैं। ये लोग एसीओ में बैठे इस देश को संभालने का काम नहीं करते। हमारे बच्चे जवान हैं, शहीद भी होते हैं, हर जगह पुलिस फोर्स में भी हमारे बच्चे हैं। इन लोगों की नीतियां बाप को बेटे से भिड़वाने की, भाई को भाई से भिड़वाने की। हम कोई भी ऐसा टकराव नहीं चाहते। हम सरकार की और इस देश की हर जगह हमने कभी से मदद की है किसान ने और जवान ने, और आगे भी हम इस देश में अपनी पूरी भागीदारी ठीक है आपका जवाब दे रहे हो। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। हमारा आंदोलन खत्म कराई दिए। ये कहते हैं ना आंदोलन कीजिए, ये सब क्यों कहते हैं? ये यूं कहे हम वार्ता कराएंगे और आपके आंदोलन को खत्म कराएंगे। हम करना ही नहीं चाहते आंदोलन। कौन करना चाहता है? डम्पी जी उन्हें बोलने दीजिए, डम्पी जी उनको बोलने दीजिए, एक बार जवाब ले लेते हैं। हम आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, हम कहने लग रहे हमारा करवाओ खत्म, हमारी मांगे मानो और बैठो। बैठ के बात का हल होता है। 2 बात ऊपर नीचे भी होती, बैठ के हल करो। ये उस दिन से ही ये झूठ बोल रहे, 1 करोड़ की दूरी। हम कहने लग रहे कराओ बातचीत, हम तैयार हैं। और ये कहते हैं स्पेशल ये बना लिया हुआ, एजेंडा बना लिया हुआ। एजेंडे बना के क्या बात करनी है? बैठ के बात होती है। किसान से 12 बार बात करनी ज्यादा होगी, 30 बार भी करनी पड़ती है अपने देश का। ठीक है डम्पी जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रहे हैं। डम्पी जी आपका ही जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, बोलिए। राकेश टिकैत जी को इंटरनेशनल नेता बनना है, अभी ये आंदोलन खत्म हो ही सकता, वार्ता हो ही नहीं सकती। नहीं तो आदरणीय राकेश क्योंकि उन्हें मानसिकता छोटी, हमारे को बदनाम करना चाहते हैं। भ्रमण पे है आदरणीय राकेश टिकैत जी, उन्हें अभी इंटरनेशनल नेता बनना है, अभी नहीं हो सकता। ना ही वो खत्म होने, ना ही वो वार्ता होने देंगे। मैं क्लियर कर दूं पहले चीज के बारे में, मैंने पहले भी कहा चुका आपके चैनल के माध्यम से। मेरे भाई बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूं मैं जिम्मेवारी लेता हूं। ये हमारे को कल निमंत्रण दे, कल हमारे किसान नेता से आगे बात करने का काम करेंगे। ये देखिए डम्पी जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी की, डम्पी जी उनको बोलने दीजिए, समय की कमी है। डम्पी जी उनको बोलने दीजिए, कुछ ही सेकंड का वक्त बचा है, ज्यादा समय नहीं है, भटनागर जी जल्दी जवाब दीजिए आप भी। आदरणीय राकेश टिकैत जी, कितनी सारी वीडियो भड़काऊ
और हिंसावादी वायरल हो चुकी है और सबने देखी है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आदरणीय राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि अब उनकी मंशा बन चुकी है कोरोना काल में भी। मगर फिर भी आदरणीय राकेश टिकैत जी को समझाइए, आपने इतनी बड़ी बात करी पुल के नीचे खाली करने वाला, तो फिलहाल मैं तो यही निवेदन करूंगा, आप अपने घर जाइए, आंदोलन खत्म ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है तो एक तरफ कोरोना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों का साफ कहना है कि हमारी मांगे पूरी करिए तभी हम यहाँ से उठेंगे। सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है सरकार की खुद की अपनी तैयारी है नहीं और किसानों का आंदोलन खत्म कराने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।